हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में टीआरई 1 का जो हिस्ट्री का पेपर है पीजीटी का, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। देखिए 41 नंबर से हिस्ट्री का प्रश्न चालू है। इसमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के सभ्यता में विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें कोई भी सबसे प्राचीन वेद नहीं है। इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था इंद्र। इसका आंसर होगा इंद्र। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, क्योंकि यही पहले ये तीर्थंकर थे। इसका मतलब कि अगर शुरू के 4 देखा जाए तो ऋषभ देव, ऋषि, अजित, संभव, अभिनंदन। ऋषभ देव, अजित नाथ, संभवनाथ और चौथा अभिनंदन थे। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभ देव है। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो 4 बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। इसमें तीसरा बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसका आंसर पाटलिपुत्र होगा। अब जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं तो जैसे इसका एक क्रम है, मतलब कि कैसे कैसे जैसे 4 बौद्ध सभाएं हुई है। इसका ट्रिक है रा, बै, पा, कु। मतलब पहला जो हुआ है राजगिरी में हुआ है, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में हुआ है। मेघास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेघास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। और आपको बता दें कि ये मेघास्थनीज जो है यह इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया था। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो, इसमें से कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है, क्योंकि उसने शासन किया था 647 ईस्वी में उसने शासन करना शुरू किया था। तो 647 का मतलब क्या हो गया? 7वीं शताब्दी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें कोई आंसर सही नहीं है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि वो कब शासन किया था? तो वो 7वीं शताब्दी में शासन किया था। चोल काल की सबसे प्रमुख व्यवस्था क्या थी? चोल काल का जो सबसे प्रमुख व्यवस्था है वो स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन। मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1991 में हुआ था, मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, मुहम्मद गोरी हारा था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुहम्मद गोरी और पृथ्वी द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध तो प्रथम 91 में है, दूसरा हुआ था 94 में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। और इसमें भी मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मुहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था इसमें। और चंदावर का युद्ध अगर पूछा जाएगा तो च से चंदावर, च से 4 यानी 94। तो चंदावर का युद्ध अगर पूछा जाएगा तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में
और चंदावर का युद्ध हुआ था 94 में। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो जब इल्तुतमिश मर गया तो दिल्ली का सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया गया था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली के सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया गया था। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी जो स्थानांतरित किया था उसका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक और इसको शॉर्टकट में MBT भी बोला जाता है। इस राजा को कई सारे नामों से जाना जाता है, रक्त पिपासु, पागल, सन की बादशाह। इसका कोई भी जो फैसला था वो सही साबित नहीं हुआ, समय के साथ वो सब खत्म हो गया, इसलिए इसकी कोई भी जो स्कीम थी वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। और ये सबसे शिक्षित था, फिर भी इसका काम करने का तरीका इतना अलग था कि कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ। इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था मुहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था और यह तुलु वंश से था। विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 वंश थे, संगम वंश, सुल्लु वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक अगर पूछा जाए तो वो कृष्णदेवराय था, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, और वह तुलु वंश से थे। तबकात नासिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो तबकात नासिरी जो पुस्तक है वह मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है या नहीं पर ध्यान देना है कि इसमें से पूछा गया है कि कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है। तो चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है ख्वाजा बाकी बिलाह। ख्वाजा बाकी बिलाह, इसका आंसर होगा ख्वाजा बाकी बिलाह। जबकि चिश्ती सूफी मत से ये जो है निजामुद्दीन औलिया शेख नसीरुद्दीन चिराग संबंधित है। यहाँ पर इसके भारत में आने का क्रम जो है वह सबसे पहले चिश्ती, फिर उसके बाद सुहरावर्दी, फिर फिरदौसी, फिर सतारिया, फिर कादरी, उसके बाद नक्शबंदी है। तो दारा सिकोह जो था वह कादरी सूफी मत से संबंधित था। औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी था, नक्शबंदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन एक तुलसीदास की रचना नहीं है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, गीतावली भी तुलसीदास की रचना है, लेकिन साहित्य लहरी जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है। तो यह किसकी रचना है? तो ये जो रचना है यह सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? तो यह दिल्ली में है। यह कुतुब मीनार के सामने एक गेट बनाया गया है जिसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था अलाई दरवाज़ा, यह दिल्ली में है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो इसमें मुगल चित्रकला जो चरमोत्कर्ष पर था उस शासक का नाम जहांगीर है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? यह भाषा का पूछा गया है कि जो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उस किस लैंग्वेज में लिखा गया था?
तो ये जो था वो तुर्की में लिखा गया था, तुर्की भाषा में, इसलिए इसका आंसर तुर्की होगा। तो और उसने जो पुस्तक आत्मकथा लिखा था उसका शीर्षक था तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। इसको बाबरनामा भी बोला जाता है, बाबरनामा। और ये इससे आप पकड़ सकते हैं कि तुजुक तू से तुर्की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वह तुर्की में लिखा था। चौसा की लड़ाई जो जून 1539 ईस्वी में हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ था? तो चौसा का जो लड़ाई हुआ था इसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह जीत गया था। चौसा जो बिहार में है, यह बक्सर जिले के बिहार में स्थित एक जगह है जहाँ पर जून 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, ऐतिहासिक लड़ाई, जिसमें शेर शाह हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसी लड़ाई में हुमायूं जो है गंगा में कूद करके अपना जान बचाया था। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये था कि जब गंगा में जब शेर हुमायूं कूदा था तो उसको तैरना नहीं आता था, तो उसको निजाम नामक एक भिश्ती ने उसका जान बचाया, उसको तैर के पार कराया, उस पार ले गया और उसको आधा दिन के लिए दिल्ली का राजा बना दिया था। उतने टाइम में वह चामड़ा का सिक्का चला दिया था, निजाम नामक भिश्ती। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो इबादत खाना जो था वो इसमें से कहीं भी उसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, जो कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, इलाहाबाद, लाहौर का किला, आगरा का किला। उसने यहाँ पर कहीं भी इबादत खाना स्थापित नहीं किया था। तो सवाल उत्पन्न होता है कि इसका आंसर तो हो गया इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आखिर इसका आंसर क्या होगा? तो अकबर के द्वारा जो 1575 ईस्वी में इबादत खाना स्थापित किया गया था वो फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी, याद रखेंगे। अकबर के द्वारा 1575 में जो इबादत खाना स्थापित किया, इबादत खाना का मतलब था कि प्रार्थना घर, और प्रार्थना घर में जो इसका मुख्य उद्देश्य बनाने का था कि विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया गया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब ने शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया? तो देखिए, सिख गुरुओं में दो जो है मुगलों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। एक जैसे कि ये औरंगजेब के शासनकाल में तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी को भी मार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में मौत घाट किस सिख गुरु का उतारा गया था? तो उनका नाम है तेग बहादुर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा तेग बहादुर। तो तेग बहादुर को औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था। बीजापुर के तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य मिलाए गए थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर तथा गोलकुंडा के जो राज्य थे मिला लिए गए थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था रायगढ़ में, रायगढ़ में किया गया था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? तो उसका नाम इसमें से कोई भी नहीं दिया गया था। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका नाम खिजराबाद कर दिया था।
खिजराबाद कर दिया था। कारण यह था कि यह नाम उसके पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा गया था, जिसे वहाँ का शासक यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। चूँकि ऑप्शन में आदिलाबाद, जलालाबाद और फिरोजाबाद में से कोई भी चित्तौड़गढ़ का नया नाम नहीं था। चूँकि सही नाम खिजराबाद विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका सही चुनाव विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है कि आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल बादशाह का मकबरा है? तो अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में बनाया गया था, अकबर का। इसमें जो बाबर है, तो बाबर का जो बाबर माने बाबुल, बाबुल मतलब काबुल, बाबर का जो मकबरा है वह कहाँ है? तो वह है काबुल में। हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं माँ, माँ के पास क्या होता है? दिल। हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है। जहांगीर, जहाँ गिरा वहाँ लहू गिरा, अगर जहांगीर का पूछा जाए तो जहांगीर का लाहौर में है। और अकबर महान है और सिकंदर भी महान था, तो सिकंदर का जो मकबरा है सिकंदरा में वह अकबर का है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी कहीं पर है, इसलिए इसका आंसर विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली का आरंभ भी अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया था? अकबर ने। व्यापकगत सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था? तो इसमें इसका एक क्रम है, सजेस बौझान, यह इसका ट्रिक है, सजेस बौझान। सजेस बौझान का मतलब हुआ कि सबसे पहले सतारा को, फिर जेतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उसके बाद संबलपुर, जेतपुर, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बघाट, उज्जैन, झांसी, उसके बाद नागपुर। तो व्यापकगत सिद्धांत के आधार पे सबसे पहले जो विलय किया गया था वो सतारा का किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सतारा होगा। हेलो एवरीवन, आइडियल स्टडी सेंटर में मैं प्रमोद कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं TRE 1 का जो PGT का क्वेश्चन हिस्ट्री का था उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, और इसी तरह से मैं TRE 1, 2, 3 तीनों का सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले TRE 1 के हिस्ट्री का जो पेपर है, PGT में जो 80 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता, क्योंकि 1800 ईस्वी में, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना है कि लॉर्ड वेलेजली ने, मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1800 ईस्वी में किया गया था। क्यों? तो प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। तो प्रश्न में भी प्रश्न छिपा हुआ रहता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे। और यह कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। सलवाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति के साथ हुई?
तो सालबाई की जो संधि हुई थी वह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के साथ हुई थी। तो कोई भी युद्ध जब समाप्त होता है तो किसी न किसी संधि के द्वारा होता है। तो जहाँ पर वो संधि होता है उस जगह के नाम से उस संधि को जाना जाता है। तो सालाबाई की जो संधि हुई थी वह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, आंग्ल जहाँ भी शब्द आएगा तो समझेंगे कि अंग्रेजों के बीच में, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ समाप्त हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। तो आपको बताते हैं कि कौन किया था। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जिसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 28 जनवरी 1835 को की गई थी। बेंटिक के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, डेट याद रख सकते हैं, 28 जनवरी 1835 ईस्वी को की गई थी। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? तो वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा एक्ट को हटा दिया गया था? तो इसका भी आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि आखिर क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने और बसने की आधिकारिक अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी। अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट दिया है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 में लाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में आया था। यह कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करने के लिए लाया गया था। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए ये बढ़ा दिया गया था। 20 वर्षों के लिए ये इसको कार्यावधि को बढ़ा दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो था, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं था, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस पर लगी गतिविधियों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये जो कोटेशन था कि वेदों की ओर वापस चलो या वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गेस कीजिए किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा राव फूले, सत्य शोधक समाज की स्थापना। इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट बिल विवाद के समय लॉर्ड रिपन वायसराय था। इल्बर्ट बिल जो विवाद था वह लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। उस समय में वायसराय जो था लॉर्ड रिपन था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लेख था यह दादा भाई नरौजी के द्वारा लिखा गया था। दादा भाई नरौजी, इसका आंसर होगा दादा भाई नरौजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह जो है दादा भाई नरौजी के द्वारा इसमें बताया गया था कि हमारे इंडिया की गरीबी का मेन कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से जो अंग्रेज हैं वो भारत से सब सामान, धन दौलत, गहने आदि लूट करके और ले जाके इंग्लैंड में वो खपा रहे हैं, वहीं पर इसको सीधे डंप कर रहे हैं। तो इंडिया गरीबी के कारण अंग्रेज थे। इन्होंने इस पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नरौजी के द्वारा लिखा गया
पुस्तक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 1909 में कर्जन वाइली किसके हाथों मारा गया? तो कर्जन वाइली जो है यह 1909 में यह मदन लाल ढींगरा के द्वारा मारा गया था 1909 ईस्वी में। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि प्रश्न में भी प्रश्न छिपा रहता है। तो कर्जन वाइली की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में कर्जन वाइली को किसने मारा था? तो मदन लाल ढींगरा ने मारा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? इसको डेट सहित हम लोग याद रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय लिख कर आया था, जो कि यह 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था हत्या वाला। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं भी आपको 13 अप्रैल 1919 नहीं दिखाई देगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो यहाँ पर इसमें भी देखेंगे तो इसका कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में यह काम किया था और यहाँ पर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 1930 नहीं दिया गया है। इसलिए इसका भी आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और कब होगा? तो 1930 में होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जो है 1930 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य रखा था। और ये भी बता देते हैं कहाँ पर ये रखा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है इसका 1929 होगा, 30 नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1929। जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और कहाँ पर होगा? तो ये लाहौर अधिवेशन इसका आंसर होगा। ये भी ध्यान रखेंगे, लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था? तो दिए गए विकल्पों जैसे ए, बी और सी में कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है और इसका आंसर विकल्प ई होगा, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो इसमें ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है 21 अक्टूबर 1943। इसका आंसर यही होगा 21 अक्टूबर 1943। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कब बनाई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? धर्म सुधार का, यानी कि धर्म में जो भी बुराइयां आ गई हो, उसमें कुछ संशोधन करना हो, तो इसके अग्रदूत यानी इसके अगुआ किसको कहा जाता था? तो मार्टिन लूथर जी को धर्म सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व जो है सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। बोस्टन टी पार्टी जो घटना थी, इसका नेतृत्व, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व कौन किया था? तो सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। अब ये बोस्टन टी पार्टी क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता। बोस्टन टी पार्टी, यह घटना जो है याद रखेंगे, यह 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जो अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। उन्होंने सन्स ऑफ लिबर्टी नामक समूह के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय पर लगाए गए टैक्स के विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर खड़ी जहाज़ों से चाय के 342 बक्सों को समुद्र में फेंक दिया था।
याद रखेंगे 342 जो बॉक्स था चाय का उसको समुद्र में फेंक दिया गया था। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और अमेरिकी इतिहास में ये बहुत ही एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व तो सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था और इसमें हुआ क्या था कि 16 दिसंबर 1773 की बात है जब जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चाय पर जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर खड़ी जहाज़ों से चाय के 342 बॉक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया था। इसमें जो ऑन ऑप्शन दिया गया है थॉमस जेफरसन, यह एक अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा के मुख्य लेखक और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। थॉमस पेन यह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉमन सेंस नामक प्रभावशाली पंपलेट लिखा था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ तो इसमें किस समझौते से जर्मनी का एकीकरण? तो फ्रैंकफर्ट की संधि से जो हुआ था वह जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस समझौते से हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था। पेरिस के शांति सम्मेलन, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस का जो शांति सम्मेलन है 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जब पेरिस की शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था तो फ्रांस का प्रतिनिधित्व जो है क्लेमेंसक्यू के द्वारा किया गया था। फ्रांस का प्रतिनिधित्व कौन किया था? क्लेमेंसक्यू। 89 नंबर जो प्रश्न है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो यह जापान के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो यह जापान के द्वारा किया गया था। इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो इसमें भी जो ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष दिया है वो कुछ भी नहीं होगा। इसका भी आंसर जो है ABC में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर भी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसमें जो दिया गया है यह प्रश्न ऐतिहासिक रूप से इंग्लैंड के 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित है। इसमें आयु जो सीमा थी इस अधिनियम के द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होता? तो 30 वर्ष इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन 21, 25, 28 नहीं होगा। इसमें जो विकल्प ए पर 21 वर्ष दिया है 1918 में यह आयु पुरुषों के लिए था। महिलाओं के लिए 21 वर्ष की आयु का समान अधिकार बाद में 1928 के अधिनियम से दिया गया था। और जो 25 वर्ष 28 वर्ष यह विकल्प ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि सही आयु 30 वर्ष है। वह दिए गए विकल्पों में भी मौजूद नहीं, इसलिए सही उत्तर इसका ई होगा। रोम में कुलीनबर्ग जाना जाता था। कुलीनबर्ग किसको? तो पेट्रिशियन जो था इसको कुलीनबर्ग जाना जाता था। रोम में कुलीनबर्ग जाना जाता था पेट्रिशियन। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो इटली में। इसका आंसर होगा इटली। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा इटली। किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई थी? तो यह जो युद्ध था वह चीन जापान युद्ध था और यह युद्ध हुआ था 1894-95 में। चीन जापान युद्ध 1894-95 के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई थी। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन में किस नेता का बहुत बड़ा हाथ था? तो इसमें
जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ पर प्रश्न था किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? तो जवाहरलाल नेहरू। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो उपनिवेशवाद का जो अंत है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से ये संभव हुआ। उपनिवेशवाद का मतलब था कि कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर कब्जा जमा कर वहाँ पर शासन करने लगता था और ये इस तरह से उपनिवेश उसको बना लेता था। इस तरह से धीरे धीरे करके उपनिवेशवाद का एक प्रचलन सा आ गया था, लेकिन इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा धीरे धीरे इस पर खत्म किया गया। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है? तो पूर्व ऐतिहासिक काल, तो यहाँ पर देखेंगे तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व मतलब होता है पहले वाला, तो पहले यानी सबसे पुराना। तो सबसे पुराना जो है वो पूरा पाषाण काल है। तो यहाँ पर पूरा मतलब पुराना है, मध्य मतलब बीच वाला, और नव मतलब कि सबसे बाद वाला यानी नया वाला। तो पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? हड़प्पा के लोगों के द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। और आज भी ये प्रचलन हम लोग देखे हैं कि अभी भी हम लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। और उस जमाने में हड़प्पा के लोग भी पीपल की पेड़ की पूजा किया करते थे। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा है? जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो B.A. स्मिथ के द्वारा यह बात कहा गया है। B.A. स्मिथ के द्वारा बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह B.A. स्मिथ के द्वारा बात कहा गया है। योग सूत्रों का श्रेय जाता है, तो योग सूत्रों का श्रेय जो है पतंजलि को दिया जाता है। पतंजलि को। योग सूत्र के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि है। 101 नंबर क्वेश्चन, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो बिहार का जो पटना है वह मुगलों के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका आंसर होगा पटना। तो मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो ये पटना किया गया था। मुगल काल के दौरान पटना को एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में पुनर्विकसित किया गया था। इसका जो पुनरुद्धार है शेर शाह सूरी के द्वारा 1541 में किया गया था। 1541 में शेर शाह सूरी के द्वारा इसका जो है पुनरुद्धार किया गया था। और यहाँ पे किला भी बनवाया गया था। मुगल काल में विशेष रूप से अकबर के समय पटना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया था। अजीमाबाद 1704 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के पोते शहजादा अजीम उस शान ने पटना को अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम अजीमाबाद कर दिया। उन्होंने शहर के विकास और सौंदर्य पर काफी ध्यान दिया था। अगर मैंने देखा जाए अन्य विकल्प जो पटना और के अलावा जो मुंगेर और बोध गया है, तो ऐतिहासिक रूप से यह भी महत्वपूर्ण है कि लेकिन मुगलों के द्वारा इसको पुनर्विकसित किए जाने के संदर्भ में पटना का स्थान प्रमुख है। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था? यह जो स्टेटमेंट है बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट रूसो के द्वारा दिया गया था कि मनुष्य जो है पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। यह किसने कहा था? तो यह रूसो का ये कथन है। भारत में
भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जो ऑप्शन ए जो रैयतवाड़ी है ये भी शुरू किया गया था, महलवाड़ी भी शुरू किया गया था और अस्थाई बंदोबस्त भी शुरू किया गया था। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो भू राजस्व संग्रहण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त तीनों चालू किया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसमें सबसे पहले जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना जा गया था। उसके बाद आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। तो मुनरो और रीड इसको याद रखेंगे, मुनरो एंड रीड दोनों नाम याद रखेंगे। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है यह 1820 ईस्वी में मुनरो, कैप्टन मुनरो, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इसमें सीधा किसानों को यानी रैयतों को राजस्व वसूला जाता था। इसमें भूमि का मालिक किसानों को माना गया था। वहीं अगर महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं तो यह 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा उत्तर भारत खास करके पंजाब, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इसमें पूरे गांव को, महल का मतलब होता है गांव, इसमें पूरे गांव को एक इकाई मानकर राजस्व तय किया गया था। और इसमें इसको मैकेंजी महोदय जी को याद रखेंगे। ये तीनों ही अलग अलग प्रश्न में पूछा जा सकता है और यहाँ पर एक साथ दिया गया है, तो तीनों याद रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है यह कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में शुरू किया गया था और यह मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था। महलवाड़ी, महल मतलब गांव होता है, इसमें पूरे गांव को एक इकाई मान करके राजस्व तय किया गया था। यह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, म से महलवाड़ी, म से मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा है? यह रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया है कि जो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया गया है इससे पूंजीपति वर्ग को फायदा हुआ, भारतीय कृषक को नहीं हुआ। रजनी पाम दत्त के द्वारा ये बातें कही गई है। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेवार थी। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था A.R. देसाई के द्वारा। A.R. देसाई 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा था? यह B.D. सावरकर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। B.D. सावरकर के द्वारा बताया गया कि 1857 की जो क्रांति है वह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। B.D. सावरकर के द्वारा यह कहा गया था। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? स्वामी विवेकानंद का ये विचार था और भारतीय युवकों को कहा गया था कि शक्तिशाली और निडर बनो। तो स्वामी विवेकानंद। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो इसमें राजा राम मोहन राय का नाम लिया जाता है। इन्होंने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो कि सती प्रथा यानी सती को जलाने के पक्षधर थे। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत के द्वारा यह किया गया था। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग लाला लाजपत के द्वारा किया गया था।
किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया बात है कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में, इसका ये जो प्रश्न है पहले भी इसमें आया था कि पूर्ण स्वराज का जो है किस अधिवेशन में लाया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया गया था और यह तय किया गया है कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और यही कारण है कि 26 जनवरी जो डेट है एक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट बन के रह गया, क्योंकि 26 जनवरी को ही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू किया गया था। वो भले ही बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो यह इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली। इन तीनों व्यक्तियों का नाम जो है भूमिगत आंदोलन में संगठित करने के लिए किया गया था, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? ये W. हंटर के द्वारा यह हिमायत किया गया था। चौसठ दिन के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रशंसा किया गया था। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 64 दिन के भूख हड़ताल किए थे और जेल में ही इनका जतिन दास का मृत्यु हो गया 64 दिन का भूख हड़ताल के बाद। और इनके प्रशंसा कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी प्रशंसा किया गया था। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो के प्रसिद्ध घोषणा दी? तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज की कमान कौन संभाला था? सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीय राज्यों को एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 केवल समर्पित थी। तो यह जो है पहला पंचवर्षीय योजना है, कृषि के विकास के प्रति इसको समर्पित किया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को मेन विकास किया गया था। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। 1961 का जो बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ, इसमें 25 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी की मृत्यु पर यह शब्द कहा गया था कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब कि प्रश्न समाप्त होता है, जो 80 प्रश्न था। और हम लोग अब मिलते हैं TRE 2 के हिस्ट्री प्रश्न में।
तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।